हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर हाल ही में किसी ने एक नया कंप्यूटर बनाने या पुराने को अपग्रेड करने के बारे में सोचा है तो उन्हें एक अजीब सी बात महसूस हुई होगी। रैम और एसएसडी जैसी चीजें जो कुछ महीने पहले तक लगातार सस्ती हो रही थीं, उनकी कीमतें अचानक आसमान छूने लगी हैं। हाँ, और ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं और कुछ महीनों में वापस नीचे आ जाएंगे। हम जिस दौर में घुस रहे हैं वो पूरी तरह से अलग है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, बाजार विश्लेषण है और भविष्य की कीमतों के अनुमान का पूरा जखीरा है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सही। अगले 2-3 साल कैसे दिखने वाले हैं और क्या इसका असर हर जगह एक जैसा है या भारत जैसे देश में कुछ अलग ही कहानी चल रही है। बिल्कुल। और कहानी की जड़ में मतलब एक ही चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई की जो भूख है वो कंप्यूटर मेमोरी की पूरी दुनिया को, पूरी सप्लाई चेन को जड़ से बदल कर रख रही है। ये सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, ये पूरी बुनियाद का हिल जाना है। चलिए तो फिर इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत कुछ आंकड़ों से करते हैं क्योंकि हमारे स्रोतों में जो नंबर्स दिए गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। एक 16 GB DDR5 रैम मॉड्यूल जो सितंबर 2025 में करीब $8 का था, दिसंबर आते आते $13 से $15 का हो गया। यानी सिर्फ 3 महीनों में 60 से 75% की बढ़ोतरी। सोचिए जरा। और ये तो रिटेल की कीमत है जो ग्राहकों को दिखती है। अगर हम चिप के लेवल पर देखें, जहां से ये सब शुरू होता है, वहां तो कीमतें 300% तक बढ़ गई हैं। 300%? ये तो मतलब अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि जो चीज पहले ₹1 की थी वो अब ₹4 की हो गई है। हाँ, सीधा सीधा यही मतलब है। तो इसका असर तो पूरे सिस्टम की कीमत पर पड़ता होगा। जाहिर है, पहले एक आम पीसी बनाने में मेमोरी का खर्चा कुल लागत का शायद 10% से भी कम होता था। अब ये बढ़कर 18% तक पहुंच गया है। अच्छा। और इसी वजह से डेल, लेनोवो, एचपी जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि 2026 की शुरुआत में उनके सिस्टम 15 से 20% तक महंगे हो जाएंगे। मैंने एक और आंकड़ा देखा जो दिमाग घुमा देने वाला था। साइबर पावर पीसी, जो कस्टम गेमिंग पीसी बनाते हैं, हाँ, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक रैम की लागत में 500% की बढ़ोतरी हुई है। 500%। सोचिए, एक कंपनी जो पीसी बनाकर बेचती है, उसके लिए इसका क्या मतलब है? उसका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही हिल गया होगा। बिल्कुल। उसे या तो अपनी कीमतें कई गुना बढ़ानी होंगी या तो घाटे में काम करना होगा। और शायद इसी वजह से एक और बड़ी खबर आई। माइक्रॉन, जो मेमोरी चिप्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उन्होंने नवंबर 2025 में अपना क्रूशल ब्रांड ही बंद कर दिया। क्रूशल तो आम यूजर्स के बीच बहुत लोकप्रिय था। बहुत ज्यादा। कोई बड़ी कंपनी अपना इतना मशहूर ब्रांड बंद क्यों करेगी? ये इस संकट का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि आम ग्राहकों को मेमोरी बेचना अब उनके लिए फायदेमंद ही नहीं रहा। उन्हें कहीं और से इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है कि रिटेल मार्केट अब उनके लिए मायने ही नहीं रखता। तो यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ डिमांड बढ़ने का मामला नहीं है। नहीं, कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि संकट की जड़ मांग में कोई अस्थायी उछाल नहीं, बल्कि सप्लाई का रास्ता बदलना। मतलब दुनिया के 3 सबसे बड़े मेमोरी निर्माता सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन, वो जानबूझकर आम लोगों के लिए बनने वाली DDR5 रैम का उत्पादन कम कर रहे हैं। जानबूझकर? लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी प्रोडक्शन लाइन एक दूसरी चीज बनाने में लगा दी है, जिसे कहते हैं HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी। HBM। इस HBM पर उन्हें कई गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है। HBM, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। ये साधारण रैम से अलग कैसे है और इसकी जरूरत किसे है? इसे ऐसे समझिए, अगर साधारण रैम एक नॉर्मल हाईवे है जिस पे गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, तो HBM एक 16 लेन का सुपर हाईवे है जहां हजारों गाड़ियां एक साथ फुल स्पीड से दौड़ सकती हैं। AI मॉडल्स को एक ही समय पर बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना होता है। उन्हें इस सुपर हाईवे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, और ये जरूरत इतनी ज्यादा है कि गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, बाइटडांस जैसी कंपनियां AI सर्वर बनाने के लिए बाजार में मौजूद सारी HBM और अच्छी खासी DRAM एडवांस में ही खरीद रही हैं। तो ये वैसा ही हुआ जैसा हमारे एक सोर्स में सेब के बागान का उदाहरण दिया गया था? हाँ, बिल्कुल। जैसे दुनिया के सारे सेब के बागान अचानक सिर्फ सबसे महंगी खास किस्म के सेब उगाने लगे
और आम से मिलना मुश्किल और महंगा हो जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कंपनियां वहां जा रही हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा है, और इस वक्त सारा पैसा एआई डेटा सेंटर्स में है। इनका लगभग 40% हिस्सा चाहिए होगा। क्या 40% सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए? हाँ, 40%। तब तो आम यूजर के लिए कुछ बचना ही नहीं है। ये जानना वाकई परेशान करने वाला है कि एआई की भूख की वजह से आम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है। तो हमारे स्रोतों में इस बात को लेकर क्या कहा गया है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या हमें कुछ राहत की उम्मीद है? उम्मीद तो है, लेकिन बहुत दूर। सभी विश्लेषण एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। 2026 कीमतों के दबाव का सबसे बुरा साल होगा। सबसे बुरा साल? हाँ, अगर हम समय रेखा को देखें तो 2026 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच कीमतें अपने चरम पर होंगी। अनुमान है कि वही 16 GB DDR5 मॉड्यूल जो कभी $8 का था, वो 25 से $30 तक पहुंच सकता है। यानी सितंबर 2025 की कीमत से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा। ये तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। तो क्या 2027 में सब ठीक हो जाएगा? ठीक तो होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। देखिए, नई चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां, जिन्हें फैब्स कहते हैं, उन्हें बनाने में 3 से 5 साल लगते हैं। हाँ, ये कोई साधारण फैक्ट्री तो नहीं होती होंगी, है ना? बिल्कुल नहीं। इनमें अरबों डॉलर का निवेश होता है और इन्हें बनाना बहुत जटिल होता है। बिल्कुल, इन्हें बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं। इन्हें धूल के एक कण से भी साफ रखना पड़ता है, और टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा जटिल होती है। तो SK हाइनेक्स और सैमसंग की जो नई फैब्स बन भी रही हैं, जब वे 2027-28 में चालू होंगी, तो उनका ज्यादातर प्रोडक्शन पहले किसे मिलेगा? जाहिर है डेटा सेंटर्स को, क्योंकि वे ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि कीमतें कभी भी 2024 वाले स्तर पर वापस नहीं आएंगी। इसकी संभावना बहुत कम है। कीमतें अपने चरम से नीचे तो आएंगी, लेकिन वे 2024 के स्तर से लगभग 2 गुनी कीमत पर स्थिर हो जाएंगी। ये एक नया नॉर्मल होगा। नया नॉर्मल? पूरी राहत 2027 के अंत या 2028 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। तो हम सब एक मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं, लेकिन मैंने हमारे स्रोतों में पढ़ा कि ये मुश्किल भी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। सही। इस संकट का असर पूरी दुनिया में अलग-अलग तरह से महसूस किया जा रहा है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इसका असर सब पर बराबर नहीं है, और हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत जैसे देशों में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत एक मूल्य संवेदनशील बाजार है। यहाँ ज्यादातर लोग कीमत देखकर चीजें खरीदते हैं। सही बात है। हमारे यहाँ रिटेलर्स ने 2025 के अंत में ही 30 से 60% की बढ़ोतरी दर्ज कर ली थी। एक ठोस उदाहरण देता हूँ। एक 64 GBT गेमिंग रैम किट जो पहले लगभग 55,000 रुपए की आती थी, अनुमान है कि 2026 के बीच तक उसकी कीमत 1 लाख रुपए को पार कर सकती है। 55,000 से सीधे 1 लाख। इसका तो सीधा असर मध्यम वर्ग के खरीदारों और छात्रों पर पड़ेगा। बिल्कुल। और सिर्फ वही क्यों, शिक्षा संस्थानों और छोटे व्यवसायों के बजट पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। बिल्कुल। जबकि अमेरिका और यूरोप में भी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन वहां लोगों की खरीदने की क्षमता ज्यादा है, तो असर कुछ हद तक सीमित है। ओके। लेकिन असली दिलचस्प कहानी चीन की है। वहां कीमतें सिर्फ 5 से 10% बढ़ी हैं। सिर्फ 5 से 10%? जब पूरी दुनिया में आग लगी हो तो चीन इससे कैसे बचा हुआ है? इसकी वजह है चीन का आत्मनिर्भर होने का मॉडल। वहां सरकार की मदद से चलने वाली लोकल कंपनियां हैं, जैसे CXMT और YMTC, जो खुद मेमोरी चिप्स बनाती हैं। अच्छा। इसके अलावा हुआवे और अलीबाबा जैसे तकनीकी दिग्गजों ने वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लिया है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वे चिप डिजाइन करने से लेकर उसे बनाने और फिर अपने फाइनल प्रोडक्ट जैसे फोन या सर्वर में इस्तेमाल करने तक सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। मतलब किसी और पर निर्भर नहीं। हाँ, वे सैमसंग या माइक्रॉन जैसे किसी बाहरी सप्लायर पर निर्भर नहीं है। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन खुद बना ली है। इसलिए जब दुनिया के बाजार में उथल-पुथल होती है, तो वे काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। तो जो अमेरिकी निर्यात नियंत्रण या बैन लगाए गए थे, उनका तो उल्टा ही असर हो गया। बिल्कुल। उन बैन ने चीन को मजबूर कर दिया कि वो ये सब खुद बनाना सीखे। ये इस संकट का सबसे बड़ा और सबसे दूरगामी नतीजा है। अमेरिकी पाबंदियों ने चीन को अपनी मेमोरी तकनीक विकसित करने के लिए मजबूर किया, और वो इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनियां जैसे CXMT और YMTC अपनी HBM मेमोरी पर काम कर रही हैं, और माना जा रहा है कि अगले 2-3 सालों में वे कोरियाई कंपनियों यानी सैमसंग और SK हाइनेक्स के बराबर पहुंच सकती हैं। और हुआवे का भी जिक्र था हमारे स्रोतों में, वे भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हुआवे तो एक कदम और आगे है।
उनकी अपनी असेंड एआई चिप है और वे अपनी खुद की HBM भी बना रहे हैं, जिसे वो हाइबिल कहते हैं। अच्छा, उनका रोड मैप दिखाता है कि वे सिर्फ बराबरी करने की नहीं बल्कि आगे निकलने की तैयारी में हैं। तो ये संकट अनजाने में चीन को आत्मनिर्भर बना रहा है और शायद दुनिया का एक नया मेमोरी सप्लायर भी। बिल्कुल, और इससे हो ये रहा है कि दुनिया की सप्लाई चेन 2 हिस्सों में बट रही है। एक सप्लाई चेन पश्चिम के लिए होगी जो सैमसंग माइक्रोन पर निर्भर करेगी, और दूसरी चीन और उसके सहयोगियों के लिए। हाँ, चीन और उसके सहयोगी देशों के लिए होगी जो अपनी तकनीक पर चलेगी। 2027-28 तक ये दुनिया के तकनीकी और भू राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए, इस बड़ी जियोपॉलिटिकल तस्वीर से वापस जमीन पर आते हैं। एक आम इंसान के लिए जो बस एक नया पीसी, लैपटॉप या फोन खरीदना चाहता है, इन सब का क्या मतलब है? उन्हें बाजार में क्या बदलाव दिख रहे हैं? कुछ बड़े बदलाव तो पहले से ही दिख रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि लोग अब खुद से पीसी बनाने, मतलब DIY हाँ, DIY के बजाय पहले से बने बनाए सिस्टम खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? DIY तो हमेशा सस्ता माना जाता था। लेकिन अब नहीं। डेल और HP जैसी बड़ी कंपनियां लाखों की संख्या में रैम खरीदती हैं, तो उन्हें बेहतर दाम मिलते हैं। ओके। एक आम ग्राहक जब दुकान पर 1 या 2 रैम स्टिक खरीदने जाता है, तो उसे बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए अब बना बनाया पीसी खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। और जो लोग सिर्फ रैम अपग्रेड करना चाहते हैं या जो रिटेल दुकानों से सामान खरीदते हैं, उनके लिए क्या स्थिति है? रिटेलर्स भी मुश्किल में हैं। वो देख रहे हैं कि कुछ लोग आकर सारी रैम खरीद लेते हैं ताकि बाद में उसे ऊंचे दाम पर बेच सकें। अच्छा, होर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, इसे रोकने के लिए कई दुकानदार अब रैम को मदरबोर्ड के साथ बंडल करके बेच रहे हैं ताकि सप्लाई थोड़ी नियंत्रित रहे। और एक और ट्रेंड यह है कि लोग अब गैर जरूरी अपग्रेड टाल रहे हैं। अगर किसी का काम पुराने सिस्टम से चल रहा है तो वे नया खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इसका असर सिर्फ पीसी तक ही सीमित नहीं है ना? स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी तो इसका असर पड़ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, स्मार्टफोन और लैपटॉप भी महंगे हो रहे हैं। या फिर कंपनियां लागत कम करने के लिए एक दूसरा तरीका अपना रही हैं। वो क्या? वे बेस मॉडल में कम रैम और स्टोरेज दे रही हैं। जैसे जहां कुछ साल पहले 8 GB रैम स्टैंडर्ड बन गया था, अब हो सकता है कि आपको नए लैपटॉप के बेस मॉडल में फिर से 4 या 6 GB रैम ही मिले। तो ये असल में कीमत बढ़ाने का ही एक छिपा हुआ तरीका है। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद अगर हमें पूरी कहानी को समेटना हो तो निचोड़ क्या है? निचोड़ बिल्कुल साफ है। ये कोई अस्थायी समस्या नहीं है। ये AI की वजह से आया एक ढांचागत बदलाव है। 2026 सबसे मुश्किल साल होगा और कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी। भारत जैसे मूल्य संवेदनशील देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन इन सबसे बड़ी कहानी है चीन का मेमोरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना। ये वैश्विक बाजार को स्थायी रूप से 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो ये सिर्फ कुछ कंप्यूटर पार्ट्स की कमी नहीं है, ये सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत जैसा लग रहा है। हर चीज बदल रही है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या? अगर चीन हार्डवेयर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है और इसकी टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों के बराबर या उनसे बेहतर हो जाती है, तो क्या हम भविष्य में 2 समानांतर AI इकोसिस्टम देखेंगे? एक पश्चिम का जो गूगल और OpenAI पर चलेगा और दूसरा चीन का जो अलीबाबा और हुआवे पर चलेगा, जिनके अपने तकनीकी मानक होंगे, अपने नियम होंगे और शायद अपनी अलग नैतिकता भी होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ चिप्स के बारे में नहीं है, ये भविष्य के तकनीकी परिदृश्य की नींव के बारे में है।